हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धांत। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। ये हमारा लास्ट चैप्टर है ऑफ एबीएम मॉड्यूल ए। इसके बाद हम लोग बीएफएम का एक मॉड्यूल लेंगे और उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग बहुत ही अच्छे पेस से जा रहे हैं और ऐसे करते करते हमारा बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या क्या चैलेंजेस है हमारे इकोनॉमी में। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस है हमारे इकोनॉमी। ऐसे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मगर ये चैप्टर डील करता है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट निगेटिव है, हमारा फिस्कल डेफिसिट निगेटिव है। तो ये एक तरह से हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि अगर हमें, जैसे हमारा कंट्री डेवलपिंग है, इसको अगर इमर्जिंग में चेंज करना है तो पहले हमें एक्सपोर्ट को ज़्यादा करना पड़ेगा एज कंपेरिजन टू इम्पोर्ट। तो हमारा ये इमर्जिंग में आ जाएगा। और इसको डेवलप्ड करना है तो हमारा फिजिकल डेफिसिट, ये सब कुछ आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, तब हमारा कंट्री जाके एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा। तो ये सब चैलेंजेस को अगर हम ओवरकम कर लिए तो हमारा कंट्री डेफिनेटली बहुत अच्छा करेगा और डेवलप्ड में हम लोग कन्वर्ट हो जाएंगे आगे के 20-30 साल में। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ कुछ कंसेप्ट है, पहले हम लोग वो ले लेते हैं। जैसे इस चैप्टर में आपको 2-3 टर्म्स आएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको समझने के लिए। वो टर्म्स है CAD, दैट इज करेंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, सर्विस डेफिसिट और सर्विस सरप्लस, वी आर एट सर्विस सरप्लस, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये CAD क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये CAD को समझने के लिए पहले हम लोग को ट्रेड समझना पड़ेगा। ट्रेड क्या है? कोई भी गुड्स का हम लोग जो आदान प्रदान करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, दैट इज अ ट्रेड। एंड इंडिया इज इन ट्रेड डेफिसिट। डेफिसिट मतलब कमी। तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हम लोग कमी में है। इसका मतलब हम लोग ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। तो अगर इंडिया जैसे हमारा डेवलपिंग कंट्री है, इसको अगर इमर्जिंग इकोनॉमी में चेंज करना होगा, और ये हमारा CAD भी निगेटिव में है, मतलब हमारा इंपोर्ट ज्यादा है एज कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट। पहले हम लोग ये देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो ट्रेड डेफिसिट हम समझ गए, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। वैसे ही हमारा जो सर्विस है, ये हम लोग सरप्लस में है, ठीक है। मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं एज कंपेरिजन टू इम्पोर्ट, क्योंकि हमारी सर्विस इंडस्ट्री, दैट इज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दैट इज TCS, इन्फोसिस, ये बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। इसका भी आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो हर साल ये 12-13% से ग्रोथ कर रही है ये सारी कंपनी। तो ये हमारे कंट्री के लिए अच्छा है, इसमें हम लोग सरप्लस है। तो ट्रेड डेफिसिट हमारे कंट्री में कितना है? ये हमारा लगभग लगभग $170 बिलियन है, ये काफी ज्यादा है। और सर्विस सरप्लस कितना हमारा? ये $75 बिलियन है। ये माइनस में है, ये प्लस में है, यही डिफरेंस है इसका। तो ये डेफिसिट कहलाता है, ये सरप्लस कहलाता है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हुआ? जब ये दोनों को इकट्ठे जोड़ के हम लोग देखते हैं कि हमारा टोटल इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड गुड्स एज कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एंड गुड्स कितना है, तो वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना समझने के बाद एक चौथा टर्म भी आ जाता है, जिसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जब भी हम लोग ये सब कुछ कंसिडर करके, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जो कि हमारा निगेटिव में है, मगर और जो हमारे बाहर से पैसा आ रहा है हमारे कंट्री में, जैसे FDI का जो इन्वेस्टमेंट होता है, इस साल कितना था? शायद $44 बिलियन हमारे यहाँ इन्वेस्ट हुआ है। तो ये हमारा पॉजिटिव में है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये करंट अकाउंट डेफिसिट तो ऐड होता ही है, प्लस हमारे यहाँ कितना निवेश आया माइनस हमने बाहर कितना निवेश किया। तो ये जब हम लोग माइनस करके निकालते तो ये हमारा पॉजिटिव में है। ये अच्छा हमारे लिए, क्योंकि हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके बैलेंस ऑफ पेमेंट टोटल हमारा पॉजिटिव में है। ये इसलिए हमारी कंट्री बची हुई है और हमारी कंट्री बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है प्लस जो बाहर से रेमिटेंसेस आ रही है, वो हमारी इतना ज़्यादा हो जाता है कि टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो इन शॉर्ट आपको क्या समझना होगा? सर्विस में हमारा सरप्लस है, ट्रेड में हम लोग डेफिसिट है, मतलब हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं एज कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट। इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारा ट्रेड का स्कीम्स निकाली है ताकि हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, ताकि हम लोग इस डेफिसिट से निकल सके। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा निगेटिव है और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पॉजिटिव है। तो अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस है फर्स्ट, यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडिया इकोनॉमी का यूनिक फीचर क्या है? पढ़ते हैं। ग्रोथ ड्रिवन बाय द डोमेस्टिक डिमांड। यस, हमारा पॉपुलेशन ही इतना है कि जितना भी हम लोग
ना ये करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो हमारे यहाँ ही कंज्यूम हो जाता है। और बाहर जैसे कंट्रीज में उतनी पॉपुलेशन है नहीं, तो वो लोग चाहते हैं कि उनका जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो इंडिया में दे दे। तो इसी कारण हमारे इंडिया का इतना डिमांड है आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये ए तो होगा ही। ऑप्शन बी, सिचुएशन ऑफ द ट्विन डेफिसिट, दैट इज फिजिकल डेफिसिट एंड द करंट अकाउंट डेफिसिट। लास्ट चैप्टर में हम लोग देखे थे फिजिकल डेफिसिट क्या है, जो गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर करती है और गवर्नमेंट के पास कितना रेवेन्यू आता है, मतलब कितना इनकम आता है, उसका जो डिफरेंस है फिजिकल डेफिसिट है। मतलब हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करती है एज कंपेरिजन टू कितना इनकम उसके पास आता है। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो ज़्यादा खर्चा करती है उसके लिए तो गवर्नमेंट लोन लेती है। ये फिजिकल डेफिसिट हुआ। करंट अकाउंट डेफिसिट अभी हमने देखा, तो ये भी है। ये सिचुएशन ऑफ ट्विन डेफिसिट हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है। ऑप्शन सी, इंडिया इज ए सप्लाई कंस्ट्रेंट इकोनॉमी। हमारे यहाँ सप्लाई कंस्ट्रेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रोडक्शन रिसोर्सेस लिमिटेड है, मगर हमारे यहाँ लोग ही इतने हैं कि डिमांड हर चीज़ का हो जाता है। आप एक छोटे से सामान का भी जो उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है वो भी आप देखते होंगे कि बिक जाता है रोड पे। तो हमारे यहाँ सप्लाई कंस्टेंट नहीं है, डिमांड कंस्टेंट है, मतलब डिमांड ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सप्लाई। तो ये ऑप्शन सी भी होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ द इकोनॉमी। तो कोई भी कंट्रीज 4 कैटेगरी या 5 कैटेगरी, डिपेंड करता है कौन सी इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में बांटी है। तो जनरली कोई भी कंट्रीज सेग्रीगेटेड है डेवलप्ड में, डेवलपिंग में, इमर्जिंग इकोनॉमी में और लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, और या लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में। तो डेवलप्ड कंट्रीज में यूएसए आ जाएगा, जो ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, जिसका इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर चुका है, वो डेवलप्ड में आएगी। इमर्जिंग इकोनॉमीज, जिसका एक्सपोर्ट सेक्टर बहुत अच्छा हो रहा है और उसका सब सारे पैरामीटर जो इकोनॉमी के देखते हैं जैसे जीडीपी ये सब बहुत अच्छा है, तो वो इमर्जिंग इकोनॉमीज में आ जाएगी। इंडिया डेवलपिंग में आती है। बहुत जगह आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि इंडिया को इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में भी डालते हैं, मगर एज आप रियल फैक्ट्स में जाएंगे तो इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज है। और ये चौथा तो लिस्ट डेवलपिंग, तो इसका आंसर होगा सी। इन इमर्जिंग मार्केट सेंट्रल बैंक्स हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस इन द मैनेजिंग कैपिटल फ्लोज। ऑप्शन ए, नॉट टू इंटरवीन इन द फॉरेक्स मार्केट। ओके, कोई भी इमर्जिंग मार्केट में सेंट्रल बैंक्स जो हमारा आरबीआई है हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस इन द मैनेजिंग कैपिटल फ्लोज। तो ये आरबीआई हमारे यहाँ कैपिटल फ्लोज को रेगुलेट करती है, क्योंकि आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज ये सब कुछ एक तरह से जो कैपिटल है ये सब भी आरबीआई उसको रेगुलेट या सुपरवाइज करती है। तो ऑप्शन है नॉट टू इंटरवीन इन द फॉरेक्स मार्केट। ये हम लोग पहले इंटरवीन करते थे, पहले हम लोग डिसाइड करते थे कि डॉलर के अगेंस्ट हमारे रुपये का कितना वो होगा, मतलब कितना एक्सचेंज रेट होगा, मगर अब इसको मार्केट पे छोड़ दिया गया है, मार्केट ही डिसाइड करेगी। तो ये नॉट टू इंटरवीन द फॉरेक्स मार्केट, ये सही है। ऑप्शन बी, इंटरवीन बट टू रिफ्रेन फ्रॉम स्टरलाइजेशन। ऑप्शन बी है कि इंटरवीन करेगी मगर वो स्टरलाइजेशन प्रोसेस से बचेगी। स्टरलाइजेशन आपको मैंने पहले बताया है, एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में जब भी हम लोग यूज़ करते हैं एमएसएस का, तो वो स्टरलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। ये हम लोग पहले भी वीडियोस में देख चुके हैं, मगर फिर मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो ये स्टरलाइजेशन का कब जरूरत पड़ता है, जैसे अभी ये फेसबुक जियो में इन्वेस्ट की, तो वो जो इन्वेस्ट करेगी जियो में वो इंडियन करेंसी में करेगी, मगर फेसबुक के पास क्या है, डॉलर है, तो वो डॉलर एक्सचेंज करवाएगी हमारे बैंक से। तो वो जब डॉलर देगी तो हम लोग उसको रुपी देंगे, और जब रुपी उसको देंगे तो वो जियो को देगी, और जियो को देगी तो वो बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए वो मार्केट में पैसा खर्चेगी। जब वो मार्केट में पैसा खर्चेगी तो मार्केट में बहुत सारा पैसा चला जाएगा। जब मार्केट में बहुत सारा पैसा चला जाएगा तो इन्फ्लेशन घटेगा, इन्फ्लेशन तो घटेगा ही घटेगा, और भी बहुत सारे चीज होने लगेंगे। तो उसको स्टरलाइजेशन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ये एमएसएस लागू करेगी और स्टरलाइजेशन प्रोसेस होगा, जिससे वो एक्स्ट्रा मनी इन द मार्केट सक कर लेगी। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो बी भी इसका ऑप्शन होगा। स्टरलाइज द इंटरवेंशन, मतलब ज़्यादा जब इंटरवेंशन होगा तो उसको स्टरलाइज मतलब होता है कंट्रोल करना। तो स्टरलाइज द इंटरवेंशन, ज़्यादा इंटरवेंशन भी नहीं करेगी क्योंकि अब सब कुछ मार्केट पे है। तो ये भी ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिकनेस इन द इंटरेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बैंक्स इन द इंडिया इज ड्यू टू। ठीक है, हमारे यहाँ आप जानते होंगे जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में 9.50 इंटरेस्ट मिल जाता है। ये एक तरह से आप बाहर से अगर कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हम लोग दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि ये हमारे लिए तो अच्छा है, कस्टमर के लिए अच्छा है, मगर बैंक्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो इसी चीज़ जो ये प्रॉब्लम है उसको स्टिकीनेस बोलते हैं। स्टिकीनेस इन द इंटरेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बैंक्स इन इंडिया इज ड्यू टू
ऑप्शन ए, हायर रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय द स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट विच डिस्करेज बैंक्स फ्रॉम रिड्यूसिंग डिपॉजिट रेट्स। ये ट्रू है, क्योंकि आप देखते होंगे अभी भी जैसे लोन रेट्स तो सारा घट गया, मगर अभी भी जो डिपॉजिट रेट है वो ज़्यादा से ना बैंक्स नहीं घटाएगी, क्योंकि अगर वो ज़्यादा घटा दी तो सब लोग पैसा निकालने लगेंगे, और जब सब लोग पैसा निकालने लगेंगे तो बैंक कैसे चलेगी। तो इसी कारण ये ज़्यादा तेज़ी से घटता नहीं है, इसलिए इसको स्टिकीनेस बोलाता है। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम ही है कि ये स्टिकीनेस टाइप का हो गया है। ऑप्शन बी, हाई कॉस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स रेस्ट बाय द बैंक्स ड्यूरिंग टाइट मॉनिटरी पॉलिसी रिजाइन। जब टाइट मॉनिटरी पॉलिसी रिजाइन होगा तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, और जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो हाई कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स हो जाएगा, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सबका इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगेगा। तो ऑप्शन बी भी होगा। ऑप्शन सी, लार्ज गवर्नमेंट बोरिंग प्रोग्राम दैट पुश्ड द यील्ड ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आपको पता है कि गवर्नमेंट बहुत सारा बोरोइंग करती है। जब गवर्नमेंट बहुत सारा बोरोइंग करेगी तो वो बहुत सारा बॉन्ड इशू करेगी, और जब बहुत सारा बॉन्ड इशू होगा तो उसका बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मतलब अब बहुत सारा बॉन्ड इशू कर दिए तो मगर बहुत कम लोग हैं जो उस बॉन्ड को खरीदेंगे, तो इसका डिमांड घट जाएगा। जब डिमांड घट जाएगा तो यील्ड बढ़ जाएगा। ये आपको कंसेप्चुअल समझना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी भी होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनल मेथड टू सेफगार्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डू नॉट इंक्लूड। ओके, ट्रेडिशनल मेथड टू सेफगार्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डू नॉट इंक्लूड। ठीक है, ऑप्शन ए, एक्सपोजर नॉर्म्स, ये हमारे यहाँ है, मतलब ये सेफगार्ड फाइनेंशियल, ये सेफगार्ड है एक तरह से, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कोई पार्टिकुलर सिंगल एंटिटी है उसको बैंक्स का टोटल लोन से 5% या 10% से ज़्यादा नहीं दिया जाता है, तो ये एक तरह से एक्सपोजर नॉर्म्स को रोक रहा है। ये सब आरबीआई डिसाइड करती है, तो ये हमारा है। ऑप्शन बी, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द रिस्क वेट ऑफ द कैपिटल एडिक्वेसी। हम जब भी CAR निकालते हैं, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, आप CIB है, हाँ ये तो आप पढ़ चुके होंगे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। उसमें जितने भी एसेट्स होते हैं सबका रिस्क दिया जाता है। जैसे पर्सनल लोन का रिस्क बहुत ज़्यादा है, मगर हाउसिंग लोन या होम लोन, कार लोन, ये सब का रिस्क बहुत कम है। तो ये रिस्क वेट, कैपिटल एडिक्वेसी, ये भी एक तरह से सेफगार्ड मैकेनिज्म है, तो ये भी ऑप्शन होगा। सी, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट ऑन एसेट्स। ये हम लोग प्रोविजन करते हैं, क्यों? क्योंकि ताकि अगर लोन बैड भी हो जाए तो ये प्रोविजन वाला अमाउंट हम लोग यूज़ करके बैंक को बचा सकते हैं। तो ये प्रोविजनिंग भी एक तरह से सेफगार्ड मैकेनिज्म है। फोर्थ, KYC गाइडलाइंस, ये भी हमारा सेफगार्ड मैकेनिज्म है। मगर ये पूछ रहा है ट्रेडिशनल मेथड, सो इनमें से कौन सा जो है जो पहले यूज नहीं होता था, ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। ये KYC रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि आफ्टर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये KYC का बहुत महत्व हो गया है, और इस KYC के आने से, और ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है KYC गाइडलाइंस, पहले ये नहीं होता था, इसलिए बहुत सारा मिसयूज होती थी बैंक की। तो दैट्स इट, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल देखेंगे।